नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आप सभी का एक बार पुनः हार्दिक स्वागत है आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल हिंदी ऑनर्स पे। हम सब बात कर रहे थे डॉक्टर नामवर सिंह की प्रमुख कथनों पे, जिसमें पिछले 2 वीडियोज़ में हम लोगों ने बात की नामवर सिंह के प्रमुख कथनों पे। आज कुछ और कथन बचा हुआ था जिसको लेकर के हम आप सभी के बीच उपस्थित हुए हैं। तो चलें बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। नामवर सिंह ने कहा है कि इस प्रकार जीवन की परिवर्तनशीलता, यह आग्रह हर काल की नई कविता, नई रचनाशीलता के पक्ष में जाता है। तो ये है, आगे देखिए। कहा है उन्होंने कि इतिहास और आलोचना के लेखों में रूपवाद या कलावाद का विरोध ज़्यादा है, क्योंकि उस दौर की ऐतिहासिक आवश्यकता यही थी। आगे चलकर यदि उसकी उपेक्षा की गई और अति वामपंथी प्रवृत्ति की आलोचना की और विशेष ध्यान दिया गया, तो स्पष्ट है कि मेरी नज़र में साहित्यिक वातावरण बदल चुका था। आप के पास यदि ये कथन पहले से मौजूद है तब तो ठीक है, और यदि नहीं है तो इसे नोट करते चलेंगे तो काफ़ी सुलभ होगा आगे चल कर के आप लोगों को। आगे देखते हैं कि नई कविता के अंदर मुझे अज्ञेय और उनके मंडल के कवियों से भिन्न एक दूसरी परंपरा का एहसास तो 1956-57 से ही था, और मैं यह महसूस करता था कि उस दूसरी परंपरा के सबसे समर्थ प्रतिभा मुक्ति बोध हैं। इस आशय में 2 छोटे लेख मैंने तभी लिखे थे, लेकिन उसे व्यवस्थित रूप दिया 1958 में प्रकाशित कविता के नए प्रतिमान में, जिसके केंद्र में अंधेरे में जैसी फतासी लंबी कविताओं के रचयिता मुक्तिबोध थे। ये मुक्तिबोध के विषय में डॉक्टर नामवर सिंह का कथन है। आगे देखते हैं। यदि किसी युग के बहुसंख्यक समाज की परंपरा का जीवित बोध हो तो संभवतः साहित्य के इतिहास की कोई आवश्यकता ही न रहे। डॉक्टर नामवर सिंह बहुत बड़े आलोचक थे, मार्क्सवादी आलोचक थे, जेएनयू के विभागाध्यक्ष भी रहे हिंदी के, और अपने समय के नामी आलोचकों में से एक हैं। तो जेएनयू के एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले लोगों के लिए भी एक कथन काफ़ी महत्वपूर्ण है, पूछा जाता है कई बार। तो जिस जाति के लिए संपूर्ण परंपरा एक जीता जागता वर्तमान सत्य हो, उसे अलग से इतिहास पढ़ने की आवश्यकता क्यों पड़े। ऐसा प्रतीत होता है कि संस्कृत काव्यशास्त्र में जो अलग से इतिहास लिखने की प्रणाली नहीं थी, उसका एक कारण संभवतः यह भी था कि उस समय के अधिकांश लोगों के लिए सारा अतीत साहित्य बहुत कुछ समसामयिक जैसा रहा होगा, और बहुत संभव है कि वे संपूर्ण साहित्यिक परंपरा के समसामयिक सा ग्रहण करके रसास्वादन करने में समर्थ रहे होंगे। एक महत्वपूर्ण बात और बताना है कि ये जो नोट्स आप लिखा हुआ देख रहे हैं, मेरा नोट्स है खुद का। आप लोग भी ऐसा नोट्स बना सकते हैं, जो भी आप इसको स्क्रीनशॉट ले करके या फिर ऐसे ही इसको अपने नोटबुक में नोट्स कर सकते हैं। तो आगे देखते हैं। कायदे से परंपरा का कोई भी मूल्यांकन किसी समय तथाकथित वस्तुगत वास्तविक ज्यों का त्यों परंपरा जैसी थी वैसी ही न किसी ने रखा है, न कोई रख सकता है। व्यवस्था मात्र किसी न किसी पक्ष, किसी न किसी दृष्टि की हुआ करती है, और यह पक्ष किसी न किसी वर्ग के हित की ही हुआ करती है। आगे देखिए। प्रत्येक युग में साहित्य रूढ़ भाषा के समानांतर कोई न कोई देशी अवश्य रहती है,
और यही देसी भाषा उस साहित्यिक भाषा को नया प्रदान कर सदैव विकसित करती है। छंदस की भाषा में तत्कालीन देसी भाषा से शक्ति अर्जित करके संस्कृत का रूप ग्रहण किया और फिर संस्कृत अपने समय के देसी भाषा के सहयोग से प्राकृत के रूप में ढली। अवसर आने पर प्राकृत को भी अपनी रूढ़ी दूर करने के लिए लोक भाषा की सहायता लेनी पड़ी। फलतः भारतीय भाषा की अपभ्रंश अवस्था उत्पन्न हुई, जिसने आगे चलकर सिंधी, गुजराती, राजस्थानी, पंजाबी, ब्रज, अवधी आदि आधुनिक देसी भाषाओं को जन्म दिया। आगे नामवर सिंह कहते हैं कि दूरी बनाए रखना है प्राचीन कृतियों से, हम अभिभूत न हो जाएं, डूब न जाएं। किसी के प्रति सम्मान व्यक्त करने का यही तरीका नहीं है कि आप उसके हो जाएं और हाँ में हाँ मिलाएं, हाँ में हाँ मिलाया जाए। मेरी दृष्टि से किसी के प्रति सम्मान व्यक्त करने का ज़्यादा अच्छा तरीका यह भी हो सकता है कि हम उसमें और अपने में बराबर अंतर समझें। आगे देखिए, कालिदास को किसी तरह खींचतान करके सामंत विरोधी साबित करना कालिदास का सम्मान नहीं है। कालिदास के अंतर्विरोध को साफ दृष्टिगत करना ही कालिदास उस दौर की संस्कार से स्त्री पुरुष के संबंध में राजाओं के व्यवहार से भलीभांति परिचित थे। प्रभाव में ये इसलिए उससे मुक्त होना उसके लिए संभव नहीं था, यह ज़्यादा उचित है। सृजन से ग्रहण तक संप्रेषण की समग्र प्रक्रिया में काव्यकृति निरंतर उपजती और अपनाई जाती है। यह उपज ही उसका जीवन है। इसी का दूसरा चालू नाम प्रासंगिकता है। जड़ पाठ शब्द से ऐतराज हो तो नित्य पाठ कह लीजिए। नित्य अर्थात समय सिद्ध। मुक्ति पाठ से ही नहीं, संदर्भ से भी। संदर्भ वह इतिहास है जिसमें कोई कृति जन्म लेती है और उस इतिहास के साथ आगे विकसित होती है। यह विकास ही उसकी मुक्ति है। आगे कहते हैं, नामवर सिंह की कहानी छोटी मुँह बड़ी बात करती है। और अगले कथन पे चलते हैं। उन्होंने कहा है कि इस प्रकार पृथ्वीराज रासो संत भक्ति काव्य की भांति सामान्य जन आक्रोश की उत्थनशील भावना का प्रतिबिंब न होते हुए भी हास्योन्मुख सामंतिक शक्तियों के अंतर्विरोध का चित्रण करने वाला महाकाव्य है। आप इसे नोट करते चलें और यदि आपको इससे कुछ भी सार्थक अगर लगा हो ये वीडियो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। नीचे आपके इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक डाल दूंगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।